हेलो नमस्कार साथियों। हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 वसंत भाग 2 में हिमालय की बेटियां पाठ क्रमांक 3 है, नागार्जुन द्वारा रचित है। यह पूर्णतः NCERT सॉल्यूशन पर आधारित है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। किन्हें? यानी कि हिमालय की बेटियां। यहाँ पर जो नदियां हैं उनकी बात हो रही है कि जो हिमालय से निकल कर पूरे मैदान में होते हुए सागर महासागर में मिल जाती है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। यानी लेखक कहना चाहते हैं कि जो नदियाँ मैंने अभी जिन नदियों को भी मैंने अभी तक देखा था उन्हें दूर से ही देखा था। यानी कि जहाँ पर इनका उद्गम होता है, जहाँ से उत्पन्न होती है, वहाँ पर मैं कभी नहीं पहुँचा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। यानी कि जब वह मैदानों में चलती हुई दिखाई देती थी बड़ी शांत लगती थी। यानी कि कोई उथल पुथल वगैरह कुछ नहीं थी। स्वयं महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में सामने थी। यानी कि इस बार जब मैं हिमालय की यात्रा पर गया, हिमालय पर देखा, जहाँ पर नदियों का उद्गम हो रहा था वहाँ पर मैंने देखा, तो क्या देखता हूँ कि जो नदियाँ हैं उनका तो रूप ही अलग है, मैदानों से बिल्कुल अलग है। मैदानों में जो बिल्कुल शांत स्वभाव में थी, यहाँ पर बिल्कुल ही उसके विपरीत है। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यही भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। यानी कि जब वह नदियाँ पर्वतों में से निकल कर, पहाड़ों में से निकल कर जाती है तो एकदम विकराल रूप में बहुत ही तेज गति के साथ बहती है, और वही मैदानों में आकर बिल्कुल शांत स्वभाव में धीरे धीरे आगे सरकती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिपत्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। यानी कि जो पहाड़ों से जो बर्फ़ पिघल पिघल कर ऊपर से आ रही है और जो पहाड़ नीचे से कट रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि कैसे वे नदियाँ वहाँ पर बहती होगी। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, यानी इनको कितना याद करता होगा पीछे से। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल कुंभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। यानी कि जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो सिंधु और ब्रह्मपुत्र ही बताई है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यह तो केवल हिमालय की जो बर्फ़ है वो लगातार पिघल रही है, उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ जा रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़क होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो। यानी कि लेखक कहना चाहते हैं कि
ये जो नदियाँ हैं इनका आकर्षण है, जो वहाँ पर लोग रहते हैं पहाड़ों में उनके लिए शायद कुछ ही नहीं है, लेकिन हम जो मैदानों में रहते हैं उनके लिए तो बहुत आश्चर्य की बात है। आकर्षण भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कोई भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती वेत्रवती अर्थात बेतवती को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सहचेतन रूपक पसंद था। यह कालिदास ने मेघदूत यानी बादलों से कहा कि इनका जो पानी है वो यहाँ से उठाकर और जहाँ पर इनकी उत्पत्ति होती है वहाँ पर जाकर इनकी वर्षा करो, ताकि उसे पता चले कि वहाँ पर जो समुद्र में जाने के बाद नदियाँ हैं वो पूरी तरह से तुम्हें याद कर रही है। ठीक है ना। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेंगे वह इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। प्रेयसी यानी प्रेमिका। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान है। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी तिब्बत की बात है, तिब्बत वर्तमान में चीन में। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, यानी कि श्रद्धा बोनी लेखक की। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका लिए पानी में। थोड़ी देर में ही उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। जे हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकटिन नटी के चित्रित पट पर अनुपम सद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। नागुर्जन की कविता है। अब प्रश्नों की बारी है, प्रश्न कर लेते हैं पाठ्य पुस्तक में आए हुए। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। नदियों को माँ स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी और बहन के रूप में भी देखा है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती है। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर यह नदी बनती है। ये नदियां सुंदर और लुभावनी लगती है, यानी कि हिमालय की जो बर्फ़ है पिघलकर जल का रूप ले लेती है, वो इसी में बहती है और यह प्रमुख नदियां हैं और इन्हीं से आगे चलकर अन्य नदियों का निर्माण होता है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। जल ही जीवन है। ये नदियाँ हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती है। ये नदियाँ लोगों के लिए कल्याणी और माता के समान पवित्र है। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेतीबाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावा ये नदियाँ गांव और शहरों की गंदगी भी अपने साथ भागकर ले जाती रही है। इनका जल भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इनका पूरा सहयोग है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार नदियाँ हमारे लिए कल्याणकारी है। यही कारण है कि काका कालेलकर ने इन्हें लोकमाता कहा है, यानी कि जो नदियाँ हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं के किनारे
प्राचीन बस्तियों का निर्माण हुआ, जैसे सिंधु नदी के किनारे है वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की बुरी बुरी प्रशंसा की है। अब थोड़े छोटे प्रश्न है। लेखक ने हिमालय की बेटियां किसे कहा है और क्यों? लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है क्योंकि उसकी उत्पत्ति हिमालय के बर्फ पिघलने से हुई है। लेखक के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव थे? लेखक के मन में नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव थे। दूर से देखने पर नदियाँ लेखक को कैसी लगती थी? दूर से देखने पर लेखक को नदियाँ गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई किसी शिष्ट महिला की भांति प्रतीत होती थी। नदियों की बाल लीला कहाँ देखने को मिलती है? नदियों की बाल लीला हिमालय की पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा गुफाओं में देखने को मिलती है। समुद्र को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? समुद्र को सौभाग्यशाली इसलिए कहा गया है क्योंकि हिमालय के हृदय से निकली उसकी दो प्रिय पुत्रियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र को धारण करने का सौभाग्य समुद्र को ही प्राप्त हुआ। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। नदियों की धाराओं में डुबकियां लगाना लेखक को कैसा लगता है? नदियों की धाराओं में डुबकियां लगाने पर उसे माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद जैसा ममता प्रतीत होता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम के बारे में लेखक का क्या विचार है? लेखक को सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम के बारे में विचार है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम के कोई विशेष स्थान नहीं थे, तो हिमालय के हृदय से निकली थी, यानी कि यह तो हिमालय के हृदय से निकली थी। करुणा की बूंदों से निर्मित ऐसी दो धाराएं हैं जो बूंद बूंद के एकत्रित होने पर महानदी के रूप में परिवर्तित हुई। हिमालय अपना सिर क्यों धूमता है? हिमालय की स्थिति वृद्ध पिता के समान है जो अपने नटखट बेटियों को घर छोड़कर जाता हुआ देखता है, उसे कुछ भी नहीं बोल पाता, इसलिए वह अपना सिर धूमता है। लेखक ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बतलाई है? लेखक ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषताएं बताई है कि ये दोनों नदियां ऐसी हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से बनी है। इनका स्वरूप विशाल और वृहत है। इनकी सुंदरता इतनी लुभावनी है कि समुद्र भी पर्वतराज की इन दोनों बेटियों का हाथ संभालने में सौभाग्यशाली समझते हैं, और इन्हीं दो नदियों से अन्य नदियों का उद्गम होता है। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखिए तथा बताइए कि लेखक ने उनके अस्तित्व के विषय में क्या विचार किया है। हिमालय से निकली प्रमुख नदियों के नाम हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि। लेखक का विचार है कि इन नदियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये वास्तव में हिमालय के कृपा पात्र हैं जिसके पिघले हुए दिल की बूंदें हैं। वे बूंदें एकत्रित होकर नदी का आकार लिया है और समुद्र की ओर बहती हुई समुद्र में जाकर मिलती है। निष्कर्ष में लेखक का विचार है कि हिमालय पर जमी बर्फ के पिघलने से इन नदियों का उद्गम होता है, इसलिए हिमालय के बिना नदियों का कोई अस्तित्व नहीं है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम, उद्गम स्थल, उनके सदैव परिवर्तन होने वाले पल के रूप से परिचय करवाना है। हिमालय को पिता, नदियों को पुत्रियां व सागर को उनका प्रेमी माना गया है। लेखक ने यह बताना चाहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी वृहद नदियां हैं जो हिमालय के हृदय से पिघली बूंदों से अपना अस्तित्व पाती है। इसे महानदी भी कहते हैं।